सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का विकास किस पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो जो तीनों है, तीनों के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। ठीक है, मतलब देश का विकास किस पे निर्भर करेगा? प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता दर पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे और बहुत सारे कारक हैं। तो जो तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तीन में से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो देखिए, मानव विकास के लिहाज से मतलब मानव विकास के दृष्टिकोण से जो हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें से श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय किससे कम है कि निम्न आय वर्ग के देश कहलाएंगे, कि कम आय वाला देश कहलाएंगे जब उसका आय कितना से कम होना चाहिए? 995 यूएस डॉलर से कम। कितना? 955 यूएस डॉलर, मतलब अमेरिका का जो डॉलर होता है 955 से अगर कम है किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, तो वह देश जो है निम्न आय वर्ग वाला देश कहलाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है, शिशु मृत्यु दर किस बात का सूचक है? तो देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसी का डिफिनेशन ही पूछ रहा है। तो एक साल के अंदर कितना, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। मतलब कि 1 साल के अंदर मान लीजिए कि 1000 बच्चा पैदा हुआ है, जीवित बच्चा, उसमें से कितना बच्चा मर जाता है 1 साल के अंदर, तो वही कहलाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर मतलब कि जिसके पास भूमि नहीं है, वैसा मजदूर का क्या लक्ष्य होगा? तो उसका लक्ष्य होगा कि हमें अच्छी से अच्छी मजदूरी मिले। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ज़मीन ही नहीं तो मजदूरी करेगा ना। ठीक, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2020 का बात कर रहा है कि 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 16,500 था। कितना था? 2020 मतलब 2000 ईस्वी में पूछ रहा है कि 2000 ईस्वी में भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 16,500, 16,500 रुपया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेपाल जो है, नेपाल में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? मतलब कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, मतलब किस देश का विकास सबसे अधिक होता है? मैंने बताया कि जो मेरे पड़ोसी देश है उसमें से सबसे अच्छा किसका विकास है? श्रीलंका का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? मतलब शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम जो सबसे शिक्षित राज्य है केरल, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो जो प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय है वह किस मुद्रा में मापी जाएगी? डॉलर में मापी जाती है, यूएस डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है। प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? तो लोगों का संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? लोगों के संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वर्ष रिपोर्ट दे रहा है, मतलब कि 1955 से ये रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का पूछता है, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और कब से कर रहा है? तो 1955 से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब तैयार किया गया? तो 1990 में। कब? 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इसका लिस्ट जो जारी किया जाता है वो कब से किया जा रहा है? तो 1990 से किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, मतलब UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। कब से? 1990 से। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है? तो इसमें से कौन सा अल्प विकसित देश है? देखिए, भारत भी अल्प विकसित देश है, चीन भी अल्प विकसित है और बांग्लादेश भी अल्प विकसित है। ठीक है, तो ये चारों अल्प विकसित देश की श्रेणी में आते हैं तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो औसत आय किसको बोलते हैं? तो जो देश का कुल आय है, कुल आय
को अगर देश की कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है तो उसे औसत आय कहते हैं। तो औसत आय किसे कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? तो जीवन प्रत्याशा मतलब कितना दिन तक लोग जीवित रह सकते हैं उसकी संभावना। तो जन्म के समय से व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, मतलब कि कितना औसत आयु है कि लोग जिंदा रहेंगे, उसी को बोला जाता है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जो शायद अभी भारत का जीवन प्रत्याशा लगभग 63 वर्ष है। ठीक है, मतलब कि औसत आयु कितना है लोगों का? 63 वर्ष के करीब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं? तो देखिए, देश की आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करेंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, ये मैंने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15+ के आयु समूह में अनपढ़ संख्या सबसे बढ़ाकर, मतलब सबसे अधिक अनपढ़ों की संख्या कहाँ है? कौन सा देश में अनपढ़ों की संख्या सबसे अधिक है? तो विश्व में सबसे अधिक अनपढ़ों की संख्या बोला जाए तो बांग्लादेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देखिए, जब देश का अगर हम विकास की तुलना करेंगे तो उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत है। ठीक है, औसत आय से हम जान सकते हैं कि कौन सा देश विकास किया है या नहीं किया। ठीक है, अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो कब से किया जा रहा था? 1990 से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मान लीजिए 4 परिवार का आय दिया गया है, 5,000 है, 4,000 है, 7,000 है और 3,000 है। तो चौथे परिवार की आय क्या है? बोला है कि प्रति व्यक्ति आय दिया गया है 5,000, तो 3 परिवार का आय दिया, चौथा का है। देखिए, 5 परिवार का यानी 5,000 औसत दिया है, तो 4 × 5 = 20, टोटल कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। कितना? 20,000। और 20,000 में यहाँ कितना है मेरे पास? 7,000 और 4 11,000, 11 और 3 14,000, तो बच कितना रहा? 6,000 और, तो चौथे परिवार का आय कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है किसके आधार पर करेगा? तो स्वास्थ्य के आधार पर, कि किस देश का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, सभी के आधार पर किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट की तुलना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औसत आय क्या है की गणना कैसे करते हैं? बताए थे अभी, औसत आय की गणना कैसे करते हैं? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या करना है? भागा। तो भागा वाला साइन देखिए कहाँ पे है? तो भागा वाला साइन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। कौन नवीकरणीय संसाधन है बताइए? तो नवीकरणीय जो जिसे हम फिर से बना सकते हैं, वही नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से देखिए कौन है? कोयला तो नवीकरणीय नहीं है, पुनः बनेगा नहीं। ठीक है, पेट्रोल भी नहीं बनेगा। भूमिगत जल पुनः हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? तो भिन्न और परस्पर विरोधी, मतलब सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपका लक्ष्य कुछ और हो, आपके शिक्षक का लक्ष्य कुछ और हो, और हर किसी का लक्ष्य अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अभी आपका लक्ष्य क्या है? पास करना। क्या पास करना? 10th बोर्ड पास करना। अगला प्रश्न है हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की कुल आय के कुल जनसंख्या से भाग देकर करते हैं। तो बार बार पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय इतना था, कितना था? $12,050 प्रति व्यक्ति है, या उससे अधिक है, तो वह कौन सा देश कहलाएगा? तो अभी हम एक रिपोर्ट दिए, एक डाटा बताए थे, 900 कुछ था, जिससे अगर किसी देश का औसत आय कम हो तो उसको क्या बोलते थे? निम्न आय वाला देश। लेकिन अगर $12,056 से अधिक हो प्रति व्यक्ति तो वह विकसित देश कहलाता है। तो डाटा याद रखिएगा, $12,056। ठीक है, इससे अगर अधिक है तो विकसित देश। अगला प्रश्न है सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। मतलब सतत मतलब वैसा विकास जिससे मतलब भविष्य में भी लोगों के लिए
खतरा ना हो, मतलब कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो, वैसा विकास को बोला जाता है सतत विकास। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर बोला जाए तो केरल का, सबसे कम मृत्यु दर बोला जाए बच्चों का मृत्यु दर तो कहाँ पे है? केरल में। तो ये अच्छा बात है, केरल सब अच्छे चीज़ों में आगे है। ठीक है। स्वास्थ्य भी सबसे अच्छा केरल का ही है। अगला प्रश्न है कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है और तथा उसका जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय क्या होगा? गुना कर दीजिए जनसंख्या से और प्रति व्यक्ति ऐसे गुना कर दिया, 5 बचे 25। देखिए 25 और 5 जीरो कहाँ पे है? 25 और 5 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी देश के आय को मतलब कि विकास को हम नापेंगे कैसे? तो प्रति व्यक्ति आय देख के, स्वास्थ्य स्तर देख के, लोगों की शिक्षा स्तर देखे, तो सब बात सही है। ठीक है। अगला है कि विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या? तो देखिए विश्व बैंक 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया था कि $12,056 से अगर अधिक है तो उसको बोलते हैं समृद्ध देश या विकसित देश, और $995 से कम है तो उसे बोलते हैं निम्न आय वाला देश। तो दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो कौन करेगा? धारणीय विकास आने वाली पीढ़ी के लिए कल्याण की परिभाषित करता है, धारणीय विकास। ठीक है। अगला, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहलाता है? भैया बार बार आ रहे प्रश्न, प्रति व्यक्ति है। ठीक है। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? अमीर परिवार की लड़की तो क्या चाहेगी कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले उसे भी उतनी स्वतंत्रता मिले, वही चाहेगी कि हमें, मेरा भैया को जितना मिल रहा है स्वतंत्रता, उतना स्वतंत्रता मुझे भी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास बोलते हैं जिसमें निर्मित रोजगार मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक, गरीबी सबसे अधिक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। भारत में किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है निम्न आय वाला देश, जिसको बोलते हैं विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है देखिए, बोला है प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या है? औसत आय होती है। ठीक है। भारत में वर्तमान जीवन आशा कितना है? तो 63 वर्ष है। अभी मैंने बताया था वर्तमान जीवन आशा कितना था? 63 साल जीने की प्रत्याशा है, मतलब कि जीवन प्रत्याशा कितना है? 63 वर्ष। एक देश के विकास का मापन किससे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, राष्ट्रीय आय से नहीं। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान, तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो था उसमें भारत का स्थान 126 था। ठीक है। साक्षरता दर जो है वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है तो 7। कितना वर्ष? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर अगर होंगे तो उसको बोला जाता है साक्षरता दर। तो इसका भी डिफिनेशन पूछता है। आगे दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो उद्यमों के स्वामित्व मतलब मालिकाना के आधार पर जो उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, उसे 2 आधार पर बांटा जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। ठीक है। अगला है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में, प्राकृतिक प्रक्रिया से कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का विषय। अगला है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित क्या जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी का डिफिनेशन पूछ रहा है तो बोला जाता है जीडीपी किसको बोलते हैं? सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। याद रखिएगा, सभी अंतिम वस्तु को काउंट करते हैं इसमें, शुरुआत या कुछ नहीं, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को ही जीडीपी बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का डिफिनेशन क्या होगा? किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो तृतीय क्षेत्र 2003 में हिस्सेदारी इसका लगभग 50 से 60% था। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था, जिसे मनरेगा बोलते हैं? नरेगा कितने जिलों में लागू किया गया था शुरुआत में? तो
200 जिला में लागू किया गया था। कितना जिला में? 200 जिला में। अगला प्रश्न है कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? तो आर्थिक गतिविधियां 2 क्षेत्र में बटा हुआ है रोजगार के दृष्टि से। ठीक है, कितना क्षेत्र में? 2 क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मतलब जो अधिनियम है, अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 2005 में और लागू कब किया गया था? 2006 में। तो इसका आंसर तो अधिनियम पूछ रहा था, तो अधिनियम 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। ठीक है, और इसका नाम चेंज कब किया गया था? नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया था? 2009 में। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया था? तो बोला गया था कि 1 साल में 100 दिनों का रोजगार कम से कम दिया जाएगा। ठीक है, और अगर 100 दिनों का रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो भाई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है। संगठित क्षेत्र में शोषण ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। इसीलिए सभी मजदूरों को एक संगठन में रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्राथमिकी आर्थिक क्रिया क्या है? मतलब कि पूछ रहा है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, मतलब पहला वाला पूछ रहा है। जैसे पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि ही प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र है और सेवाएं तृतीय क्षेत्र है। ठीक, जीवन बीमा किस क्षेत्र में आता है? जीवन बीमा क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तृतीय क्षेत्र। भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है? काम करने का अधिकार कितने प्रदेशों में लागू किया गया है? बताइए। 150 में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? देखिए, बदल रहा है मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों को बदल रहा है, तो कौन सा करेगा? द्वितीय क्षेत्र करता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? तो द्वितीय क्षेत्र देखिए, चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, खेती तो प्राथमिक है, दूध दुहना भी प्राकृतिक, मछली पकड़ना भी प्राकृतिक में है। ठीक है, अगला है अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग क्या? तो जहां लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो अल्प रोजगार तो है, बट जितना रोजगार चाहिए उतना नहीं मिलता, मतलब जितना उसकी क्षमता है उससे कम काम अगर करते हैं तो उसे अल्प रोजगार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि डेयरी खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, कृषि डेयरी खेती ये सब बोले मैंने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है कि 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था? तो सबसे बड़ा क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से जिसमें सबसे अधिक लोग जुड़े होते हैं वह सेवा क्षेत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? देखिए, दर्जी, कुम्हार, धोबी। देखिए, ये सबका कोई संगठन नहीं है, लेकिन पर्यटक निर्देशक जो है, पर्यटन निर्देशक इसका संगठन होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है कि निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो संगठित क्षेत्र में कौन कार्यरत नहीं है? सब्जी विक्रेता का कोई संगठन नहीं है भाई, संगठित क्षेत्र में ये नहीं है। ठीक है, जबकि वकील, शिक्षक, डॉक्टर का सबका ग्रुप होता है। अगला है कि 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या था? तो जीडीपी कितना था 2010-11 में? तो भारत का जीडीपी था, देखिए, 42 लाख करोड़। कितना? 42 लाख करोड़। अगला है कि यह किस देश का भीतर किसी विशेष वर्ष में, देखिए, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, और देखिए सीधा सीधी पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का डिफिनेशन ही पूछ रहा है। ठीक है, जीडीपी किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। रेलवे किसका उदाहरण है? तो रेलवे देखिए सार्वजनिक है, सरकारी संपत्ति है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा, जिसका मालिक सरकार होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है? टिस्को जैसी कंपनी में मनरेगा लागू नहीं होता है। ठीक है, ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र तो खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीनी बनाना उद्योग द्वितीय क्षेत्र, वकालत तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अगला है कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? कितने दिनों के भीतर?
तो कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 15 दिनों तक लगातार कार्य नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जबकि कितना दिनों तक काम करने का वादा दिया गया है? 100 दिनों का, ठीक है, साल में। आगे है कि उत्पादन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से प्रथम स्थान किसका है? तो पूंजी। उत्पादन के उद्देश्य से सबसे प्रथम स्थान कौन रखता है? पूंजी चाहिए उत्पादन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, बैंक सेवाएं। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र? मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके कुछ बनाएगा, तो कुम्हार तो कुछ बनाता है, ठीक है, लेकिन ये प्राथमिक क्षेत्र में ही है। बुनकर भी बनाता है, लेकिन दिया सलाई कारखाना किस में जो है वह श्रमिक। तो ये देखिए, सब प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र के भाग हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो वानिकी प्राथमिक में आता है, खनन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। मतलब वानिकी, खनन, मत्स्य पालन सब आते हैं। डी जो सी नंबर ऑप्शन है, बैंकिंग वह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। आगे देखते हैं, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र? तो बदल रहे हैं ना, कुछ बना रहे हैं, तो द्वितीय क्षेत्र। बनाना द्वितीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग उसमें लगे रहते हैं। वनोत्पाद का संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वनोत्पाद को संग्रहण कर रहे हैं, तो भाई प्राकृतिक चीज़ों से प्राथमिक क्षेत्र। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, उसको संगठित क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है सरकार के द्वारा, उसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र। आगे है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्या करते हैं भाई? आखिरी वाला का ही गणना। क्या कि क्या होगा, अगर अंतिम वस्तु का, अंतिम उत्पाद का गणना नहीं करे तो एक ही वस्तु का मूल्य बार बार जोड़ा जाएगा, जिसको बोलते हैं दोहरी गणना। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हमको अंतिम वस्तु का गणना किया जाता है, ठीक है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण कर रहे हैं भाई, तो द्वितीय क्षेत्र का फिर से बना रहे ना कुछ। आगे, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य क्या पहले से ही शामिल होता है, ठीक है। अंतिम वस्तु का मूल्य लेते हैं तो जो बीच वाला वस्तु आ रहा है उसका मूल्य पहले से ही शामिल उसमें रहता है, इसीलिए उसको काउंट नहीं करते हैं, केवल अंतिम वस्तु को काउंट किया जाता है। आगे देखिए, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण तृतीय क्षेत्र का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक उत्पादों से क्या कुछ बदला जाता है? विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है प्राथमिक उत्पादों, भी राइट होगा। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगार का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ पे काम तो है बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। जहाँ लोग नियोजित हैं, लगे हैं, लेकिन उत्पादकता ना के बराबर भाई। आगे देखता हूँ, आगे है 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। देखिए, इसका भी डिफिनेशन पूछता है कि निवल उपस्थिति अनुपात किसे बोलते हैं। तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, मतलब कि 14-15 वर्ष का आयु का कितना बच्चा है, उसमें से कितना % बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, तो उसी को बोला जाता है क्या? निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। अगला है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो, ठीक है, रोजगार का शर्तें नियमित हो, संगठित क्षेत्र कहलाएगा। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा दिया जाएगा सेवा क्षेत्र में, तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब सेवा क्षेत्र का भाग है, ठीक है। आगे देखते हैं, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? मैंने बताया सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आगे, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में आता है? छुट्टी किस में आएगा भाई? तो वह संगठित क्षेत्र का भाग है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जहां क्या होता है, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, मतलब जित क्षमता तो बहुत ज़्यादा है पर उतना काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है?
तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच तृतीय क्षेत्र करेंगे ना, बेचने का कार्य, सेवा देने का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र में नहीं मतलब सेवा क्षेत्र में नहीं है। बैंकिंग तो सेवा क्षेत्र में आता है, अध्यापन भी सेवा क्षेत्र में आता है, कॉल सेंटर में काम करने वाला भी सेवा क्षेत्र में, लेकिन मधुमक्खी पालन मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र। ठीक है। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो मतलब कि मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है। आगे देखते हैं। तो सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सेवा दे रही है भाई। और कैसा क्षेत्र है इसका? संगठित है। असंगठित नहीं है, संगठित है। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सभी? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी। सब लगता है कि लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार है, लेकिन जितना ज़रूरत है उससे अधिक जुड़े हुए हैं, तो यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी है। इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, बताइए। तो तृतीय क्षेत्र में कुछ बनाते नहीं है भाई, सेवा देते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालतम को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अर्थव्यवस्था की विशालता कि कितना बड़ा मेरा अर्थव्यवस्था है, वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर पता चलता है। परिवहन, भंडार, संचार सेवाएं, ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आते हैं परिवहन, भंडार, मैंने पहले भी देखा। आगे देखते हैं। तो दिया हुआ है, देखिए कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में क्या होता है? वृद्धि नहीं हुई है। मतलब सेवा क्षेत्र में जितना उत्पादन होता है उसके समान वृद्धि नहीं हुई है। आगे है क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है। तो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हो गए उसको रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होता है। ठीक है। आगे बोलता है भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र, बहुत सारे श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में है। ठीक है। संगठित से भी अधिक संख्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है, मजदूरों का है। ठीक है। कपास एक क्या है? तो प्राकृतिक उत्पाद है। कपड़ा क्या है? तो विनिर्मित उत्पाद बनता है ना। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। निर्भर करती है भाई तीनों। आगे देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। कितना? 80%। देख लीजिए डाटा। द्वितीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। परिवहन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी होता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी होता है। ठीक है। अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो मेरा अगला चैप्टर है मुद्रा और साख। सबसे पहला क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति कब बनी? तो आर्थिक नीति 1991 में बना था। ठीक है। भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, मुख्यालय पूछा जाता तो मुंबई बोलते। ठीक है। पर यहाँ मुख्य कार्य पूछ रहा है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? साख का नियंत्रण करना, मतलब कि जो ऋण दिया जाता है उसका कंट्रोल करना। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तभी मैंने बताया कि 1949 में, मतलब 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देखते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वस्तु के बदले वस्तु, तो वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कोई वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु ले जाइए, तो वैसा जो प्रणाली था उसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। आगे किसी विनिमय प्रणाली की में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। तो देखिए, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है तो दोनों साइड अगर दोहरा संयोग होगा तभी ना, मतलब जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है दूसरे के पास भी वही चीज़ रहेगा तब ना हम लोग करेंगे, और उसका ज़रूरत का पूर्ति हम कर पाएंगे, तभी ना वस्तु विनिमय कर सकते हैं। ठीक है। आगे कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है, देखिए करेंसी नोट कौन जारी करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। और जबकि 1 रुपये का नोट पूछता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है। आगे है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या सम्मिलित है? तो औपचारिक स्रोत है नियोक्ता। ठीक है, सम्मिलित है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, बैंक जो है औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति भी औपचारिक स्रोत है, पर कहीं और से किसी और से लेते हैं नियोक्ता से, तो वह नहीं है औपचारिक स्रोत। ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्न से गरीब परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? तो ऋण का औपचारिक स्रोत क्या होता है भाई? तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं गरीबों के लिए औपचारिक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है?
तो जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड देखते होंगे, एक कार्ड होता है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक मुद्रा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? तो भारत में जो है रुपया अपनाया जाता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित कौन है? तो देखिए व्यापारी, सहकारी समितियां, बैंक। तो सहकारी समितियां और बैंक औपचारिक स्रोत है और व्यापारी अनौपचारिक स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो कितना परसेंट रखता है अपने पास? तो कुल जमा का 15% जो बैंक है अपने पास रखता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो उसमें 15 रुपये वह अपने पास रख लेगा। आगे है कि एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो किसी भी देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। ठीक है, आगे मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। मतलब कि विनिमय, हमको कुछ और लेना, मतलब कि विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, साख की शर्तों में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होता है? तो साख की शर्तों में मतलब ऋण की शर्त में ब्याज दर तो शामिल होता है, समर्थक ऋणाधार भी शामिल होता है, भुगतान के तरीके की किस तरह देना ये भी शामिल होता है, पर उसमें चेक दिया जाए या नहीं ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे है कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कर्जदार और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच अंतर। मतलब कि जो कर्जदार है उससे, जिसको ऋण देता है उसका ब्याज अधिक रखता है और जो जमा करता है उसको कम ब्याज देता है। तो वही उन दोनों के बीच का जो अंतर है सूद का, जो ब्याज बोल रहे हैं, वही अंतर से वह आय प्राप्त करता है बैंक। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है? तो देखिए ब्याज दर शामिल है, समर्थक ऋणाधार शामिल है, दस्तावेज शामिल है। खरीदार की भूमि जरूरी नहीं कि उसके पास जमीन हो तभी हम देंगे। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है। मूल्य का मापना है, मूल्य का संचयन करना है, मूल्य का हस्तांतरण करना है, पर मूल्य का स्थिरीकरण करना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा है परिवार की जो है ज़रूरत औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो गरीब परिवार की जो है अनौपचारिक स्रोत से ही लेते। देखिए जो जितना गरीब है उतना खराब जगह से उतना अधिक रेट पे उसको मिल रहा है। देख रहा है कि उसे अनौपचारिक क्षेत्रों से लेना पड़ता है, अधिक रेट में लेना पड़ता है, सूदखोरों से क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है गरीबों को। और देखिए आगे दे रहा है क्वेश्चन में कि दर ऋण लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो अगर ऊंची दर होगा, ऊंचा ब्याज होगा, ब्याज बहुत ज़्यादा रेट में होगा तो उसका ऋण का बोझ भी बढ़ जाएगा ना। अगर रेट अधिक होगा तो जो कर्ज लेने वाले अधिक डूब जाएंगे। आगे है कि केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट अगर बोला जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, पर 1 रुपये का नोट बोला जाए तो वित्त मंत्रालय होगा। आगे है कि बैंक पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं, तो जो जमा राशि है उसी पर ना ब्याज देगा भाई, जमा राशि पे देगा ब्याज। संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकाता नहीं है, तो क्या ऋणाधार संपत्ति है। जिसके आधार पे हम ऋण लेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऋणाधार संपत्ति। ठीक है, आगे है कि बैंक में वह जमा राशि जिसे मांग के अनुसार निकाला जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। मांग के अनुसार निकाला जा सकता है, मतलब जितना मेरा मांग होगा उसको हम निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं मांग जमा। जब मन करेगा तब निकाल सकते हैं। आगे है कि देखिए ऋण प्रदान करने में चाहे गरीब महिला सदस्य, देखिए स्वयं सहायता समूह जो है वह जो है स्वयं सहायता समूह, चाहे गरीब महिला सदस्य के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है फिर भी वह दे देता है ऋण। ठीक है, महिला ग्रुप टाइप का ही देखिए। आगे बोल रहा है कि बैंक जो है जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। जो जमा राशि है उसी के कुछ भाग को ऋण के रूप में देता है, बहुत बड़ा भाग को ऋण देता है। 15% भाग केवल अपने पास रखता है, बाकी सब ऋण में लगा देता है। आगे बोलता है बैंक जिनके जमा करता है एवं खरीदार के बीच क्या मध्यस्थता का काम करती है। मतलब कि कोई जमा करने वाला है और कोई कर्ज लेने वाला है, तो बीच का काम कौन कर रहा है? बैंक काम कर रहा है, मध्यस्थता है उस दोनों के बीच। आगे अनौपचारिक क्षेत्र के साख में साहूकार से कर्ज लेना शामिल है। देखो हाँ, अनौपचारिक क्षेत्र साहूकार सबसे लेंगे और स्वयं सहायता समूह से तो औपचारिक क्षेत्र होता है। स्वयं सहायता समूह से जो होता है तो इसे क्या होता है? संबंधित निर्णय सदस्यों द्वारा लिया जाता है। मतलब स्वयं सहायता समूह खुद के द्वारा जो समूह बनाया जाता है तो उसमें सदस्य लोग ही सब चीज़ निर्णय लेते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, मतलब महिला ग्रुप है तो महिला लोग ही ना बताएंगे कि दूसरा को ऋण देना है कि नहीं देना है, कि बैंक आएगा बताने? नहीं आएगा। पेपर नोट तथा सिक्के मुद्रा के आधुनिक रूप है। मतलब कि अभी पेपर नोट चलता है और सिक्का चल रहा है अभी। ठीक है, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या ऋण की शर्त है ये सब।
आगे है मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में क्या है, क्या काम कर रहा है मुद्रा विनिमय, बताइए, मध्यस्थता का काम कर रहा है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। तो क्या, तो बोला देशों के बीच वस्तुओं के निवेशों और लोगों का, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बोल रहा है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लिया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है, ठीक है, बी नंबर राइट होगा आंसर। आगे है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो विकसित देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार पाई, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया था, 1995 में, और इसका पुराना नाम क्या था, गेट था, ठीक है। फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई थी, तो जो फोर्ड मोटर्स है वह भारत में 1995 में आई थी, ठीक है। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 149 दिखा रहा है, पर हो सकता है अभी के टाइम में बड़ी हो, ठीक है। आगे है फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहाँ खोला था, तो अपना पहला प्लांट वह चेन्नई में खोला था। फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहाँ खोला था भारत में, चेन्नई में। वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, मतलब जो अधिक देशों में अपना उत्पादन करती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बोलते हैं। विश्व के किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकसित देशों पर दबाव डाला, तो WTO जो है वह ऐसी संस्था है जो व्यापार और निवेश से उदारीकरण के लिए विकसित देशों पर दबाव डाला है कि आप उदारीकरण अपनाइए, ठीक है। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन थी, तो विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी का नाम था फोर्ड मोटर्स, ठीक है। आगे है कि डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे किया जाता है, तो डिजाइन या चित्र हम कंप्यूटर से तैयार करते हैं। सरकार द्वारा अवरोधकों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, मतलब जो रुकावट है और प्रतिबंध उसको हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है, तो कौन एक अवरोध है, आयात पर कर, मतलब जो आयात है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वही क्या है, एक तरह का अवरोध है, ठीक है। आगे है कि घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है, तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर आ गया तो छोटा पैमाने पे जो उत्पादन कर ले उसके लिए हानिकारक हो सकती है। आगे वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है, तो विकसित देशों के पक्ष में वैश्वीकरण बहुत अधिक रहा है, ठीक है। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि, विदेशी निवेश किसको बोलते हैं, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं विदेशी निवेश, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादक को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने के अवसर देता है, तो कौन देगा भाई, वैश्वीकरण, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कि उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर, मतलब कि देश के बाजारों से बाहर बेचने की अनुमति वैश्वीकरण की प्रक्रिया देगी, ठीक है। आगे है निम्नलिखित देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है वैश्वीकरण, मतलब कि संबंध का जहाँ बात करेगा एक से अधिक देशों के बीच वो वैश्वीकरण आ जाएंगे, ठीक है। और उदारीकरण में क्या होगा, उदारीकरण में होता है प्रतिबंधों में छूट देना, ठीक है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, तो दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, देशों के बीच हो रहा है ना। विश्व व्यापार संगठन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका मेन उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाए, और उदारीकरण, ये दो इसका मुख्य उद्देश्य था। पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे, ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन देश की पहल पर शुरू किया गया था, तो विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए क्या चुनौतियां खड़ी कर दी। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होगा या वैश्वीकरण है तो छोटा उत्पाद के लिए तो एक तरह का चुनौती खड़ा कर दिया है, टक्कर देना मुश्किल हो जाता है ना। आगे है कि विश्व आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना को आकर्षित करने के लिए की गई थी, तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, ठीक है। आगे है देखिए कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधकों को क्या बोला जाता है भाई, हटा देंगे तो उसको बोला जाता है उदारीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, उदारीकरण का डिफिनेशन ही दे दिया है। आयात पर कर
क्या है, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो आयात पे जो कर लगा रहे हैं तो एक तरह का अवरोधक है, मतलब कि इसको कम करना है तो उदारीकरण कहलाएगा। बहुराष्ट्र कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है। हाँ, बहुराष्ट्र कंपनी है तो बहुत सारा उसके पास पैसा है तो धन ज़्यादा प्रदान करेगा। भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। सब निवेश ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। आगे, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण में सहायता है, विदेशी व्यापार, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि आयात पर कर व्यापार का एक उदाहरण है। तो क्या है, आयात पर कर जो है वह अवरोधक का एक उदाहरण है। अगला चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, जो आखिरी चैप्टर है। किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछेगा तो होगा मेरा 24 दिसंबर आंसर, ठीक है। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अधिकतम खुदरा मूल्य बोलते हैं। पूछता है एक क्वेश्चन कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है, तो उपभोक्ता जो है नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है, ठीक है। आगे है कि आगे मेरा क्या है, देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता बोलेगा तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है मेरा 15 मार्च को। और अभी मैंने बताया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 कब था, दिसंबर को, ठीक है। आगे, एगमार्क की स्थिति में लागू नहीं होता है। एगमार्क किस स्थिति में लागू होता है, तो कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क का सिंबल लागू होता है, जिसमें ए लिखा रहता है और डॉट डाला रहता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय जो है इसका है दिल्ली में, ठीक है। आगे ये देखते हैं, तो आगे है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करते हैं उसे क्या बोला जाता है, बताइए। उसे बोला जाता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मानक तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO, ठीक है। आगे, खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण चिन्ह उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने देखा था एगमार्क था कृषि उत्पाद के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा उसका क्या होता है, ISI नहीं होता है, हॉलमार्क भी नहीं है, होलोग्राम भी नहीं होता है, ठीक है। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, ठीक है। आगे है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया था। तो किस पे प्रतिबंध, विक्रेताओं द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं का उल्लंघन, मतलब कि विक्रेता लोग जो उल्लंघन करते थे नियमों का, उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था, 1986 में। आगे देखते हैं, ISO का पूर्ण रूप क्या है, तो मैंने अभी बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वही था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यही होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, तो देखिए आगे बोल रहे उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में कब किया गया था, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा 1962 में किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है, रैल्फ नॉडर को। किसे, रैल्फ नॉडर को उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। आगे है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था, जागो ग्राहक जागो। तो देखते होंगे जागो ग्राहक जागो चलाया जाता है उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, जागो ग्राहक जागो। सूचना का अधिकार एक क्या है, तो सूचना का अधिकार जो मेरा एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब आया था, तो 2005 में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI कब आया था, 2005 में, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्लीट होता है आपका इकोनॉमिक्स का मास्टर वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।